नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पेडागोजी से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो सब ऐसा समझिएगा कि जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हूबहू वैसे ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और इन टॉपिक्स से जो जहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा इन सभी टॉपिक्स को आप तैयार करते हुए चलिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 40 लाइक्स का टारगेट है। लाइक मोटिवेशन के लिए है ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से मोटिवेट होते रहें और डेली जो है नए नए पेपर्स जो है लेकर के आते रहें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो भी जो है इस वीडियो का लाभ ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, देखिए गणितीय भाषा के संबंध में क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से जो है प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषता होनी चाहिए। गणित की कैसी भाषा होती है, पहले बात तो आपने दिमाग में ये बनाए रखिए। ठीक है, अब प्रारंभिक स्तर की बात हो रही है, क्लास 1 से 5 तक की बात हो रही है इस तरीके से। तो क्वेश्चंस का आंसर देखिए, यह सटीक होनी चाहिए, बिल्कुल गणितीय जो भाषा होनी चाहिए वो सटीक होनी चाहिए, ये अस्पष्ट होनी चाहिए ताकि ये विषय वस्तु में खुलापन जोड़ सके। तो ये अस्पष्टता यहाँ पे दिखी है तो ये तुरंत यहाँ पे कट कर देना है कि ये गलत बात है। यहाँ पे बच्चों की जो है दैनिक जीवन के उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रवलित किया जाना चाहिए, मतलब दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए, है ना। जैसे आप मैथ की गणनाओं को समझ रहे हैं तो आप बताइए कि जो है कल जो है आप जो है एक दुकान में जाते हैं, मम्मी के साथ जाते हैं, तो फिर आप जो है 2 टॉफ़ी लेते हैं, फिर जो है एक अंकल आता है फिर आपको 2 टॉफ़ी देते हैं, तो आपके पास तो 3 टॉफ़ियाँ हो गई, तो 4 टॉफ़ी। इस तरीके दैनिक जीवन के उदाहरण पेश करके बच्चों को सिखाने का प्रयास करना चाहिए। ये अत्यधिक प्राविधिक होनी चाहिए क्योंकि इसमें विद्यार्थी की गणित सही से जो है संप्रेषण होना है। करने में सहायता होगी, तो ये भी आंसर यहाँ पे गलत हो जाता है। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए और सी। देखिए 2 ही आंसर है यहाँ पे, ऑप्शन जो है बी और जो है डी यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा जो है क्लास 3 के एक विद्यार्थी ने 26 × 5 को इस प्रकार से हल किया कि 26 × 5 = 10, मतलब इसने सिर्फ जो है कैरी 6 पंचे 30, यहाँ पे 30 लिख दिया और सीधा 6 दूनी 10, मतलब इसने कैरी मान की जो है अवधारणा को जो है समझ नहीं पा रहा है। तो निम्नलिखित में से क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। तो अगर हम इस बच्चे को इस कॉन्सेप्ट को जहाँ पे कैरी मान वाला जो है सिस्टम चल रहा है 5, तो 6 पंचे 30 की पहली संख्या होनी चाहिए, फिर 3 यहाँ पे कैरी होना चाहिए, 5 दूनी 10 और 10 3 13। आंसर होना चाहिए यहाँ पे 130, लेकिन यहाँ पे बच्चे ने जो है 1030 लिखा है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इस तरीके का क्वेश्चन, तो यहाँ पुनर्सामूहिकरण की अवधारणा से जो है हमें जो है यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरीके के जो है कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस जो है आपको सीटेट के एग्जाम में खूब सारे देखने को मिलेंगे कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपसे। ठीक है, जोड़ में हो या घटाने में, किसी में भी हो, जहाँ पे बच्चा कैरी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहा है, कैरी ओवर वाले कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहा है, जहाँ पे स्थानिक मान की प्लेस वैल्यू की अवधारणा को नहीं समझ पा रहा है, और रीग्रुपिंग जो है कैरी ओवर की जो है गलती से होता है, तो इसे पुनर्सामूहिकीकरण को बोलते हैं। रीग्रुपिंग कैरी ओवर की अवधारणा जो है उसको समझ में नहीं आ रही, तो इसी को जो है समझाना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा और बाकी सभी आंसर गलत है यहाँ पे। चलिए, एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, तो देखिए कितना सिंपल सा है, एक संख्या में 8 दिए, 2023 का क्वेश्चन है, आई गेस जहाँ तक 2023 या 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है, तो वो संख्या क्या है। अब सीधा सीधा है, तो यहाँ पे संख्या जो है यहाँ पे माइनस, इसको यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे, तो 2x - x = 8, तो x = 8, इसका मतलब है कि वो संख्या 8 है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। कौन सा कथन जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर्मेटिव असेसमेंट को दर्शाता है। तो ठीक है, तो रचनात्मक मूल्यांकन की बात हो रही है, तो यहाँ पे असेसमेंट का मतलब मूल्यांकन। मैंने मूल्यांकन के संबंध में एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है, इतने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, हर एक एक मूल्यांकन को बाकायदा जो है थ्योरेटिकली 1 लाइन में जो है समझाने का प्रयास किया है, ताकि आप अपने नोट्स बना सके
और उस नोट्स का रिवीजन करते हुए जो है आप आंसर जो है दे सके। जितना ये क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल है, इससे भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इसलिए इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अगर आपने अभी मूल्यांकन असेसमेंट के संबंध में क्वेश्चंस नहीं कवर किए हैं तो देख लीजिए उस वीडियो को अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो असेसमेंट का मतलब होता है लर्निंग बेस्ड, यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट को दर्शाता है। तो देखिए बच्चों को केवल अंक, रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, बच्चा जो है कोई भी कार्य करता है वो स्वयं से करता है, उसकी जिज्ञासा होती कि मैं इस कार्य को करूं, उस कार्य को करते हुए वो सीखता है। तो यहीं पे इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आंसर देना है। तो बच्चे की सोच और समझ को जानने के लिए लगातार फीडबैक देना, केवल परीक्षा आयोजित करना, होमवर्क चेक कराना। आंसर हो गया यहाँ पे बी, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट को दर्शाता है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मिलीमीटर बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा से रट लीजिए। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे होंगे, मैं गारंटी कहता हूं कि 90% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर रहे होंगे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम सभी को पता होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो 10, अगर 10 मिलीमीटर पूछ रहा है और यहाँ पे 1 मिलीमीटर पूछ रहा है, तो 1 मिलीमीटर में कितने होंगे, तो 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर होगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। इतने कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, गलती से भी इन चीज़ों को भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, एक डैश डॉट 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 सदैव समबाहुभुज होता है। तो देखिए जहां पे सभी भुजाएं समान होंगी उसी को कहेंगे समबाहुभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं समान बता रहा है, पंचभुज में भी नहीं होता है, वृत्त में कोई भुजाएं ही नहीं होता, और वर्ग की सभी भुजाएं समान देखने को मिल जाती हैं आपको ये। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन जो है बी, ठीक है। किस स्थिति में बच्चों में गलत विश्वास जो है सबसे अधिक बनता है, मिसकंसेप्शन का जो है अवधारणा सबसे अधिक बनता है। तो यहाँ पे देखिए, जब वो नियमों को समझें बिना याद करते हैं, बिना समझ के जो है वो चीज़ों को तैयारी करते हैं, याद करते हैं। अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग टीचर या माता पिता हमें अक्सर कहते थे कि समझ के पढ़ा करो, रटा मत करो। रटोगे तो अभी यहाँ से रट के जाओगे, पता चला वहाँ पे भूल जाओगे। तो रट के नहीं, समझ के पढ़ें। तो यही पे आंसर है, ठीक है। जब शिक्षक जो है गतिविधि आधारित शिक्षण देता है तो मिसकंसेप्शन नहीं होता। गतिविधियाँ हमेशा बच्चों को लंबे समय तक याद रहती हैं और वो जो है स्थायी जो है लर्निंग का कार्य करती है। जब बच्चों को समय समय पर फीडबैक मिलता हो कि भाई देखो ये गलतियां करते हैं, इन गलतियों को इसको सुधारा जाए, या उस फीडबैक मिलने के बाद उस गलतियों पे ध्यान दिया जाए, यही काम होता है। जब वे समूह में सीखते हैं, जब ग्रुप्स में सीखते हैं, तो सामूहिक रूप से सीखने से क्या होता है कि एक दूसरे के जो है कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब क्योंकि बच्चे अक्सर अन्वेषण से सीखते हैं, देख करके सीखते हैं, एक दूसरे को देख करके सीखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है उससे डेवलप होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। त्रिभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है मैथ में, मैथ पेडागोजी का, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज के सभी कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। चाहे ये 90 डिग्री हो तो ये 90, अगर एक कोण 90 हुआ तो बाकी जो है, मतलब तीनों कोण जो है मिला करके जोड़ करके तीनों अगर जोड़ेंगे तो हम 180 होना चाहिए। अब यहाँ पे मान लीजिए एक कोण 90 डिग्री का है तो दूसरा कोण 60 और 30 का होना चाहिए, या फिर हो सकता है दोनों कोण 45 के हो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे होता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। संज्ञानात्मक संघर्ष की बात कर रहा है, तो यहां पे देखिए आंसर क्या होगा, 90 का देखिए आंसर क्या होगा, समझिए। तो संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम्य बनाने के टीचर के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। बच्चों में गणितीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है। तो संज्ञानात्मक संघर्ष मतलब, संज्ञानात्मक संघर्ष का मतलब, संज्ञानात्मक का मतलब होता है कि बौद्धिक, और संघर्ष का तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछना गणित में जो दिमाग के घोड़े दौड़ाएं उनके, है ना, क्वेश्चंस में थोड़ा समय लगे कि अरे इसका क्या आंसर है। तो ये गणितीय समझ को बढ़ावा देते हैं, बिल्कुल देते हैं। यहाँ पे तो निगेटिव बोल रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ गलत हो गया।
संज्ञानात्मक संघर्ष से बचना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ये बच्चे को भ्रमित नहीं करते बल्कि बच्चे को स्थायी रूप से सीखने में मदद करते हैं, है ना। बच्चे के अंदर तर्क डेवलप करने की मदद करते हैं, बच्चे को सिखाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी गलत हो जाता है। संज्ञानात्मक संघर्ष का मतलब होता है अपने ज्ञान के साथ संघर्ष करना। कोई आपसे क्वेश्चन पूछा गया और आप उसके लिए संघर्ष करने लगे कि इसका आंसर क्या है, ज़रा देखना यार भाई, इसका आंसर क्या है, इसको कैसे करेंगे। तो ये जो होता है ना, अंदर से आपके जो है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो इच्छा जागृत होती है, इसी से जो है आपकी जो है किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को लेकर के समझ जो है बताता है कि आप कितने पढ़ने के इच्छुक हैं, और इसी से आप जो है अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो आंसर हो गया यहाँ पे ए, ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन सी, केवल ए, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाह रहा था कि मैं आप लोगों को डेली देखिए पेपर कराता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे जो है द्वारा पढ़ाया हुआ जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, क्या मेरा पढ़ाना ठीक मतलब आपको जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में आते हैं? क्या मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से समझा पा रहा हूँ, या फिर आप कोई भी पॉजिटिव हो या निगेटिव कमेंट जैसा भी हो, मतलब जो भी लिखना चाहें बिल्कुल खुले मन से लिखिएगा, है ना। बस गाली मत देना, है ना। कुछ लोग जो है बड़ा बदतमीज़ टाइप के होते हैं, मतलब उनको जो है सजेशन भी देना नहीं आता। अगर वो सजेशन भी देते हैं ना तो ऐसी भाषा में देते हैं कि मतलब क्या बोलूँ। देखिए, मैं यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं पूरा ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ कि मैं जो भी कोशिश करता हूँ, ये मेरा ये रहता है कि आपका जो सीटेट का 2025 का एग्ज़ाम है वो अच्छे तरीके से निकल जाए, और आपके जो मैंने जो शुरुआत से टारगेट बना रखा है 120+, तो वो आपका टारगेट अचीव हो। मैं एक भी अगर पूरे सीटेट के एग्ज़ाम में अगर एक भी पेपर का क्वेश्चन कोई ऐसा आता है जो केवल एक बार ही आया है आज तक 10 सालों में, तो भी मैं उस टॉपिक को कवर कर देता हूँ एक पूरा टॉपिक पे, कि कल को फिर से एक बार क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको देख सके। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि मेरे पढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट है, तरीका है, वो आपको समझ में आता है या नहीं आता है। क्या मेरा पढ़ाने का तरीका सिंपल है? ऐसा तो नहीं है कि मैं जो है पढ़ा रहा हूँ तो वो बहुत हार्ड हो, आपको समझ में ना आता हो, मेरी भाषा ना समझ में आती हो, या रिकॉर्डिंग में कोई इशू होता हो, इस तरीके से, ठीक है। कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस लेंदी होता है। देखिए ये कॉन्सेप्ट कितना आपको समझ में आएगा, ये बस केवल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट नहीं है, बस लेंदी है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 25454, है ना, 25,454 प्राप्त करने के लिए इतनी जो है संख्याओं के योग में क्या घटाना होगा। अब इन संख्याओं का पहले तो योग निकालना पड़ेगा भाई, तभी तो जब इन संख्याओं का अगर आप जोड़ निकालोगे तो आप पाओगे इतना आएगा। अब इतने में जब आप इस संख्या को घटा देंगे तो आपको आंसर जो वैल्यू निकल के आएगी 2563 आएगी। आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। ये बस टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं, आपको जो है कि समय थोड़ा सा वेस्ट हो जाए इस तरीके से। आप ऐसे देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को जब सॉल्व करा करिए ना तो बहुत अच्छा तरीका होता है कि देखिए 9 शुरुआत के जो 9 अंक है ना, ये पहले इन तीनों को 9 27, मतलब अगर 3 अंकों को जोड़ दिया जाए लास्ट के, ठीक है, तो यहाँ पे 27 अंक आएगा। और 27 में ये जो आखिरी संख्या है, इस 4 को घटा दिया था तो 4 3 7, यहाँ पे 3 आएगा। तो इसका मतलब है कि आंसर में यहाँ पे 3 तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे आंसर पहला ही यहाँ पे दिख जाता है, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को पूरा सॉल्व किया जाए, उसमें थोड़ा सा देर के लिए ठहरो। कोई भी क्वेश्चन हो 5 सेकंड के लिए ठहरो और उसको सोचो कि इसका सबसे शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि देखो टीचर ने ये क्वेश्चन दिया है तो ये सोच के दिया है कि बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है कितना सिंपल वो जानता है। वो जानता है कि ये मैक्सिमम बच्चे 99-90% बच्चे जोड़ेंगे फिर उसको घटाएंगे। इतना आपको वैल्यू केवल आंसर निकालना है कि यहाँ से पता चल जाए कि आंसर यही है। तो आपने एक अंक से जो है आंसर निकाल लिया। 9 + 9 + 9 27 - 4, तो आपने देखा 3 आया है, तुरंत आपने आंसर लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। तो मैथ को सिखाने के लिए सबसे कम उपयुक्त है, तो यहाँ पे पहला आंसर 11वें का दिया गया है। असफलता का अर्थ ये नहीं होता कि बच्चा जो है गणित नहीं सीख सकता उसकी, या फिर गणित सीखने की उसके अंदर क्षमता नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत बात है। सभी बच्चे गणित सीख सकते हैं
और गणित जो है अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होता कि लड़कियां, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि लड़कियां ही केवल गणित में अच्छी हो सकते, लड़के ही केवल गणित में अच्छे हो सकते हैं, लड़कियों का गणित नहीं अच्छा होता, उनका जो है आर्ट अच्छा होता है ना, इस तरीके से होम साइंस में वो अच्छी होती हैं, तो ये भी विशिष्ट नहीं होता। अंतर ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए। अब यहाँ पे हतोत्साहित शब्द जो है एक निगेटिव टैग वर्ड में जाना जाता है। अगर आपको हतोत्साहित शब्द दिख जाए तो तुरंत उसको काट देना, आंसर हो गया आपका। यहाँ पे सबसे कम उपयुक्त नहीं है, बिल्कुल ही वाहियात जो है उपयुक्त है ये। अंतर ज्ञान जो है को हमें जो है हतोत्साहित नहीं प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि ये गणितीय विचारों को विकसित करने में मदद करता है हमारी। ये यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर होता है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन को शामिल करना चाहिए। तो बच्चों के आकलन में क्या शामिल करना चाहिए? तो देखिए, अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें या किसी भी शिक्षा नीति की बात करें, बात यहाँ पे नहीं है कि ये शिक्षा नीति, भाई कोई भी शिक्षा नीति जो बनाई जाएगी उसका मूल उद्देश्य होगा बच्चे के विकास में मदद करना, कि किस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए और क्या क्या ऐसा हो। तो यहाँ पे बच्चे का ये जो आंसर है यहाँ पे संज्ञानात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक, ठीक है, यहाँ पे है आंसर। यहाँ पे 12वें का क्या है देखिए, तो यहाँ पे आंसर है सामाजिक, आध्यात्मिक तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भौतिक का आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। संज्ञानात्मक विकास के माध्यम से बच्चे का जो है एक तो आकलन होना चाहिए, उसके भावनात्मक, भावनात्मक का मतलब होता है उसकी रुचि क्या है, उसकी समझ क्या है, उसके मूल्य क्या है, इस चीज़ का बात हो रही है। अब मनोगत्यात्मक में क्या होता है? शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से, प्रैक्टिकल के माध्यम से, है ना, इन सभी चीज़ों के माध्यम से जो है हमें जो है बच्चे का आकलन करना चाहिए। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा, नोट कर लीजिएगा। किसी स्थान से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की जो है छलांग लगाता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिल जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक मेढक 3 कदम चढ़ता है और खरगोश 7 कदम की छलांग मारता है। निम्नलिखित में से किस कदम पर वे एक साथ जो है छलांग लगाते हुए देखे जाएंगे? मतलब एक वक्त ऐसा आएगा कि जब दोनों एक साथ छलांग मार रहे होंगे, ठीक है, अगर ऐसी तरीके से चलता रहा तो कुछ नहीं करना है। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे आ जाए तो आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं वो सभी संख्याएं 3 और 7 से डिवाइड होंगी, भाग होगा उनका, ठीक है, इन संख्याएं दोनों से भाग होंगे। आप दोनों को निकालोगे, इससे अच्छा है 3 और 7 का एलसीएम निकाल लो, 7 तिरका 21, इसका एलसीएम जो निकल के आएगा वो है 21। आप हर संख्या को 21 से भाग दो, और आप जब हर संख्या को 21 से भाग देंगे तो हर संख्या ज़रूरी तो नहीं कि 21 से डिवाइड होगा, इनमें से कोई भी संख्या जो है 21 से डिवाइड नहीं होगी, सिर्फ केवल ये वाली संख्या 21 से डिवाइड होगी और शेष बचेगा 18। यहाँ पे शेष नहीं मतलब भाग्यफल यहाँ पे 18 बचेगा। तो यहाँ पे जो हमें आंसर यहाँ 18 नहीं निकालना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सी संख्या भाग होती है। आप एक भी ट्राई कर सकते हैं कि जैसे, है ना, 3 एक कन्नम 3, 3 दुनाए 6, ये संख्या 3 से डिवाइड ही नहीं हो रही है, इसका मतलब ये यहाँ पे कट गया। यहाँ पे देखिए 3 एक कन्नम 3, 3 एक कन्नम 3 और 3 8 24 और 7 से 7 चौकट 7 पना 35, तो ये भी 7 से डिवाइड, तो ये संख्या 3 से हुई तो 7 से नहीं हुई, ये संख्या 7 से हो रही होगी तो 3 से नहीं होगी, इस तरीके से बाकी सभी हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। गलत मत करिएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, नोट कर लो भैया मेरे, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि नोट कर लेना। अब मैं आपकी कॉपी तो झाँक नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप नोट ज़रूर करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई, सैकड़े के संबंध में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? देखो, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं स्थानिक मान के संबंध में, स्थानिक मान में डीन्स ब्लॉक, गिन तारा, स्थानिक मान चार्ट, ये सभी काम करते हैं। यहाँ पे ये मुद्रा का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी गलत है, सबसे कम उपयुक्त है यही, ठीक है। बाकी इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थानिक मान की समझ को जो है बताने के लिए ये सभी डीन्स ब्लॉक, गिन तारा और स्थानिक जो है मान चार्ट काम करता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये स्थानीय जो मान वाले क्वेश्चंस होते हैं ये अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल होता है, ठीक। चलिए, कौन सा जो है कथन मैथ पेडागोजी में स्कैफोल्डिंग को सही बताता है? तो गणित जो है, गणित के शिक्षण के संबंध में अगर हम स्कैफोल्डिंग शब्द को जानते हैं तो आंसर तुरंत लगा लोगे।
स्कैफोल्डिंग जैसे ही आए समझ जाओ कि ये शब्द जो है दिया गया है वाइगोस्की के द्वारा, और इस शब्द का मतलब होता है अस्थायी मदद। तो यहाँ पे टीचर जो है सहायता देकर बच्चों को स्वतंत्र समस्या समाधान की ओर ले जाता है। 15वें का यहाँ पे देखिए, या फिर टीचर बच्चों के लिए हर उत्तर तय कर देता है, नोट्स या बच्चों को छोड़ देता है। तो यहाँ पे समस्या समाधान की ओर लेके जाता है अस्थायी मदद के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। कौन सा कथन गणित में संकल्पना निर्माण कंसेप्ट फॉर्मेशन की प्रक्रिया को सही दर्शाता है? संकल्पना निर्माण की प्रक्रिया को सही दर्शाता है। तो यहाँ पे विद्यार्थी विभिन्न उदाहरणों से सामान्य नियम निकालता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। तो विद्यार्थी जो है विभिन्न उदाहरण से सामान्य नियम निकालता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। केवल नियम याद किए जाते हैं? नहीं। यहाँ पे सिर्फ प्रश्नों को हल किया जाता है? नहीं। यहाँ पे केवल जो है टीचर निर्देशों का पालन करता है? नहीं। ठीक है, केवल शब्द जहाँ पर दिया हो तुरंत आंसर उनको काट दिया करना। क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा जा रहा है ना, तो आपको आंसर भी पॉजिटिव देना है। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ विधि जो बच्चों को स्थानिक मान प्लेस वैल्यू की समझ जो है विकसित करने में मदद करती है। तो यहाँ पे अगर हम स्थानिक मान की बात करें तो वो कौन सी चीज़ें हैं? तो वो यहाँ पे 17वें का जो आंसर है वो पाठ्य पुस्तक आधारित अभ्यास नहीं, मुद्राओं का उपयोग नहीं, यहाँ पे डाइंस जो है डीन्स ब्लॉक का जो है प्रयोग करा जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है अप्रोच के लिए अनुसार गणित शिक्षण में सही है? इसका मतलब होता है जो है रचनात्मक जो है अप्रोच की बात हो रही है। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें क्या होता है, बच्चा जो है कंस्ट्रक्शन लिखा ना, यहाँ से समझ सकते हो कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को कार्य को कंस्ट्रक्शन के द्वारा करना, मतलब स्वयं से करना और इंडिविजुअली अपना काम को स्वयं कर रहे हो। तो पहली बात सामने मौजूद होकर कर रहे हो और करके स्वयं करके सीखना, यही सब है। अनुभव आधारित गतिविधियां आधारित जो है अपने कार्य को पूरा करना। तो यही आंसर है सबसे पहले उत्तर। यहाँ पे आंसर जो सीधा बता देता हूँ, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। विद्यार्थी अपने अनुभव और गतिविधियों से जो है ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही नहीं है? तो विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए पूछ रहा है। तो देखिए, ऐसा बहुत बार होता है कि एक समस्या का समाधान करने के कई तरीके होते हैं, ये बिल्कुल सही है। ये बच्चों के अधिगम में बाधा डालता है। तो विभिन्न प्रकार के तरीकों को आजमाना ये बच्चों में बाधा नहीं डालता। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भ्रम की अगुवाई नहीं करता, बल्कि बच्चों में अंदर जो है तार्किक क्षमता, चिंतन क्षमता का विकास करता है और बच्चों के अंदर ज्ञान का निर्माण करता है, संज्ञानात्मक विकास के जो है प्रक्रिया का निर्माण करता है। आप पढ़ो चाहे जैसे, लेकिन सिंपल तरीके से पढ़िए और चीज़ों को जो है आंसर लगा दिया करिए। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सत्य नहीं है, गलत है। बाकी सभी यहाँ पे सही होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को बाकायदा अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा। अच्छा, एक बार और है, आप जब भी कोई क्वेश्चन पढ़िए तो उसके चारों, मैं तो मान लीजिए आंसर मैं आपको सीधा बता दे रहा हूँ, अगर मुझे लगता है कि चारों ऑप्शन पढ़ने चाहिए तो मैं चारों ऑप्शन पढ़ता हूँ। लेकिन आपको क्वेश्चन आता हो या आपको क्वेश्चन नहीं आता हो, ठीक है, आपको कितना भी सिंपल लगे, लेकिन मेरी बात को मानिएगा कि चारों ऑप्शंस को पढ़ना, आंसर भले ही चाहे ऑप्शन को पढ़ते ही तुरंत लगा देना, लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ना। इससे क्या होगा, आपकी समझ इतनी प्रबल हो जाएगी कि जब आप पेपर लगाएंगे तो यकीन मानिए उस पेपर को लगाते ही जब भी आपको क्वेश्चन दिखेगा तुरंत आप आंसर को तुरंत आप पकड़ लेंगे, क्योंकि आपने इतने ऑप्शंस पढ़ रखे होंगे, आपको पता होगा ये ऑप्शन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, बहुत सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। मैं अपने जो है जब भी मैंने अपनी तैयारी करी है, मैंने इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया। बहुत 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 फ़ायदेमंद होता है ये चीज़ को, है ना। इसको ये मत सोचिए कि आप आलस मत मतलब दिखाइए इसमें, ये बिल्कुल भी नहीं कि 5 मिनट, अरे भाई 10 मिनट से 15 मिनट से ज़्यादा इस पेपर को सॉल्व करने में मुझे लगता है कि नहीं लगेगा। नए नवेले जितने भी बच्चे होंगे सब बहुत आसानी से, बहुत सारे क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे। ठीक है, आइए 20वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त होगा यहाँ पे। तो देखिए, गणित के लिए लैब जरूरी है क्योंकि ये क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है, बिल्कुल ये ज़रूरी है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो चार्ट्स गणित जो है कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है।
शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग गणित की कक्षा में विद्यार्थी के अभ्यास के समय व्यय कर देता है, तो ये तो तुरंत हटा दीजिए। गणित विद्यार्थी जो है गणित की कक्षा में पहेलियों का आनंद नहीं लेते हैं। पहेलियां बच्चों को आनंदमय कर देती हैं, है ना, और सोचने की अब सारी सोच के जो है मतलब बढ़ाती हैं, क्योंकि पहेलियों के कई उत्तर प्रस्तावित करती है। तो ये तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, गणित में जो लैब कार्य होता है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रियाशील गतिविधियों के अवसर प्रदान करती है। आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे ए यहाँ पे सबसे अधिक उपयुक्त है, और यहाँ पे बी भी आंसर सही है। लेकिन सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा पूछा गया है, तो आंसर आपको ए सही जवाब देना होगा। इनमें से ए सबसे बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चंस थे वो समाप्त हो जाते हैं। तो आज का वीडियो हमें कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम मोहित चक्रवैश है और आज का जो है ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।